नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स स्टडी टाइम पर अपने समस्त छात्र एवं छात्राओं का, अपने समस्त व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आज जो टॉपिक आपके सामने लेके उपस्थित हूँ वह है उपभोक्ता की बचत अथवा बेसी। साथियों, ये पार्ट 1 में यह जो है फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अतः इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 101% आने वाला है। अगर आप BA यानी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको जरा ध्यान से पढ़िए और चलिए शुरू करते हैं अपना ये क्वेश्चन, उपभोक्ता की बचत। साथियों, व्यवहारिक अनुभव है कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिनसे हमें उपयोगिता अधिक मिलती है और जिनके लिए हमें बहुत कम कीमत देनी होती है। ठीक है, यानी उपयोगिता अधिक मिलती है और उसके लिए जो त्याग करने वाला हमारी अनुपयोगिता है वो बहुत कम होती है। सपोज एक छात्र है, वो अपने माता पिता को अपने पास हुए की खुशखबरी देना चाहता है और उसके लिए उसे एक पोस्ट कार्ड की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि पहले तो पोस्ट कार्ड चलते थे, आज तो नहीं, आज तो फोन कर दीजिए, हो गया काम। तो उस समय पोस्ट कार्ड की कीमत 15 पैसे थी। मान लीजिए किसी वजह से उस छात्र को नहीं मिल रहा है और वो उसके लिए 1 रुपया देने के लिए तत्पर है, तो उसको जो मूल्य वो देने के लिए तत्पर हो जा रहा है और जो वास्तव में मूल्य उसको देना पड़ रहा है वही पोस्ट कार्ड, मान लीजिए उसका एक मित्र है, कहता है मेरे पास रखा है, 15 पैसे में उसको दे देता है, तो देने के लिए तत्पर था 1 रुपया, लेकिन उसको देना पड़ रहा है केवल 15 पैसे, तो 85 पैसे के बराबर से उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो रही है। साथियों, उपभोक्ता की बचत का जो ये विचार है ये उत्पन्न क्यों होता है? सबसे पहली बात, शुरू की जो इकाइयां होती हैं उसमें हमें प्राप्त होने वाली उपयोगिता अधिक होती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम सीमांत उपयोगिता के बराबर कीमत देते हैं, इसलिए शुरू की सारी इकाइयों पर हमें यानी कि उपभोक्ता की बचत का अनुभव होता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो कीमत है और उपभोक्ता की जो बचत है उसमें परस्पर विपरीत संबंध होता है। कहना चाहिए कि जब कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता की बचत घट जाती है और जब कीमतें कम होती हैं तो उपभोक्ता की बचत बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है। साथ ही जो है सीमांत उपयोगिता के बराबर हम कीमत देते हैं। किसी वस्तु की जो कीमत हम देंगे वो सीमांत उपयोगिता के बराबर देते हैं। तकनीकी परिवर्तन, तकनीक जो उन्नति होती है उससे क्या होता है कि वस्तु की कीमतें कम होती हैं और हमें अधिक उपयोगिता, उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। और भी इसके कारण हो सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। उपभोक्ता की जो बचत है इसका जो सर्वप्रथम विचार है 1844 में ड्यूपिट ने, ये एक अर्थशास्त्री है, इन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया और 1889 में प्रोफेसर मार्शल ने इसकी और अधिक स्पष्ट व्याख्या की है। ठीक है, मार्शल ने क्या कहा है, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता वस्तु के लिए जो मूल्य देने के लिए तत्पर हो जाता है और जो मूल्य से वास्तव में देना पड़ता है उसका अंतर ही संतुष्टि का आर्थिक माप है। इसे ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। पेंशन की परिभाषा, किसी वस्तु के लिए हम जो कुछ भी देते हैं, जो कुछ भी कीमत देते हैं और जो कुछ कीमत देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जो कुछ कीमत देने के लिए तत्पर हो जाते हैं
और जो कुछ कीमत हमें देनी पड़ती है उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। टॉजिक अनुमानित और वास्तविक संतुष्टि का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर जेके मेहता ने क्या कहा है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर जेके मेहता ने उपभोक्ता की बचत को परिभाषित करते हुए कहा है, किसी वस्तु से के लिए किसी व्यक्ति को उपभोक्ता की जो बचत प्राप्त होती है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उस वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो त्याग की जाने वाली उपयोगिता है उसके अंतर के बराबर होती है। ये परिभाषाएं आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब उपभोक्ता के बचत की जो मान्यताएं हैं तो बहुत सारी मान्यताएं हैं। सीमांत उपयोगिता हिरासन की जो मान्यताएं हैं वही मान्यताएं यानी उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं भी हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। और क्या मान्यताएं हैं कि विवेचन काल में जो वस्तु है वो स्वतंत्र होती है, ठीक है, स्वतंत्र होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी वस्तु की जो उपयोगिता है उससे उसको वो प्रभावित नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरी वस्तु की कीमत या उसकी जो आपूर्ति है वो उसको प्रभावित नहीं कर रही है। इसके अलावा जो है जो वस्तुएं होती हैं समरूप होती हैं, एक जैसी होती हैं। फिर यहाँ पे ये भी मान लेते हैं कि उपभोक्ता जो है उसकी आय में, आदत में, रुचि में, फैशन में, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ ये भी मान लेते हैं कि द्रव्य की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी मान्यताएं हैं इसकी, इनको देख लीजिए। और अब हम आपको एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है जंगल में भटक गया है, भूखा है, होटल पर पहुंचता है, होटल वाले से रोटी के लिए कहता है। वो पहली रोटी के लिए 100 पैसे के बराबर 100 इकाइयों के बराबर जो है त्याग करने के लिए तत्पर है, ठीक है। दूसरी रोटी के उपभोग के लिए वो 90 पैसे के बराबर या 80 पैसे के बराबर त्याग करने के लिए तत्पर है। इसी क्रम में तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी जो रोटी वो उपभोग कर रहा है उसके लिए 70 पैसे, 60 पैसे, 50 पैसे, 30 पैसे देने के लिए तत्पर है। अंतिम रोटी के लिए वो 10 पैसे दे रहा है और उस यानी जो वस्तु की अंतिम इकाई है 10 पैसे, उसकी जो सीमांत उपयोगिता वो 10 पैसे के बराबर है, तो वो 10 ही पैसे के बराबर सारी यानी पहली रोटी का भी भुगतान 10 ही पैसे करता है। तो पहली रोटी से उसे उपयोगिता मिलती है 100 के बराबर और उसको त्याग करना पड़ता है 10 इकाइयों के बराबर। इस प्रकार 90 इकाइयों के बराबर उसे उपयोगिता यानी उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। आइए इसको एक तालिका के द्वारा समझते हैं। तो आपको हमने अभी तक जो है उपभोक्ता की बचत, प्रस्तावना, परिभाषाएं और मान्यता बताई। अब हम एक उदाहरण के द्वारा आपको उपभोक्ता के बचत को तालिका के द्वारा समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक तालिका हमने बनाई है, सारणी, तालिका, अनुसूची, इसको अंग्रेजी में टेबल नहीं कहेंगे, ठीक है। सारणी द्वारा उपभोक्ता की बचत की व्याख्या। तो यहाँ मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उपभोक्ता की जो बचत होती है, अनुमानित मूल्य और वास्तविक मूल्य का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाता है। अनुमानित मूल्य और वास्तविक मूल्य यानी इनका जो अंतर है उपभोक्ता की बचत कहलाता है। मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, बहुत भूखा है और उसको 3 दिन से रोटी नहीं मिली, और जब वो किसी ढाबे पे जाता है, ढाबे के मालिक से कहता है कि भाई तू कुछ भी कर, मुझको रोटी खिला दे, मैं जो पैसे लेना ले ले, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मालिक, ढाबे का जो मालिक है
वो प्रत्येक रोटी का मूल्य एक ही लेता है, ये नहीं कि उससे अलग अलग लेता है। आप बाजार में जाते हो, बाजार में हम किसी वस्तु को जब परचेज करते हैं तो हम उसका मूल्य कितना देते हैं, यानी हम मूल्य क्यों देते हैं, क्योंकि वस्तु उपयोगी है और हम अधिक से अधिक कितना मूल्य देंगे, उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर, सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देते। ठीक है, अब देखिए ना कि जब हम पहली रोटी का उपभोग करते हैं तो हमें 100 इकाइयों के बराबर उपयोगिता मिल रही है। ठीक है, जब दूसरी जैसे जैसे उत्तरोत्तर इकाइयों का हम उपभोग करते चले जाएंगे, पहले बता चुके हैं, क्योंकि ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है, तो इसलिए जैसे जैसे उत्तरोत्तर इकाइयों का हम उपभोग करते चले जाएंगे, प्रत्येक बाद वाली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता यानी कि कुल उपयोगिता कम होती चली जाएगी, सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाएगी। अब परिणाम क्या है कि पहली रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो 100 के बराबर, दूसरी का 80, तीसरे से 70, चौथे से 50 और इस क्रम में पांचवी और छठी रोटी का जब उपभोग करते तो 30 और 10 के बराबर उपयोगिता मिलती है। और मान लीजिए प्रत्येक रोटी के लिए वह 10 पैसे के बराबर जो है कीमत देता है, तो ऐसे में उसकी कुल यानी कि कुल बचत कितनी होगी, 100 - 10 बराबर 90 पैसे, 80 - 10 बराबर 70 पैसे, 70 - 10 बराबर 60 पैसे, 50 - 10 बराबर 40 पैसे, 30 - 10 बराबर 20 पैसे और 10 - 10 0 पैसे। आप इसको, मैं अभी आपको पैसे बोला, ठीक है, अगर मैं इसको संतुष्टि में बात करूं, इकाइयों में बोलूंगा, एक पहली इकाई का उपभोग करता है 100 इकाइयों के बराबर उसे उपयोगिता मिलती है, 10 इकाइयों के बराबर उसे अनुपयोगिता प्राप्त होती है। इस प्रकार 90 इकाइयों के बराबर उसे उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में जब वो रोटी की दूसरी और तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसे क्रम से 80 और 70 इकाइयों के बराबर उपयोगिता, कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है, जबकि प्रत्येक के लिए यानी दूसरी और तीसरी के लिए 10 इकाइयों के बराबर से त्याग करना पड़ रहा है। इस प्रकार दूसरी इकाई से 70 इकाइयों के बराबर और तीसरी इकाई से 60 इकाइयों के बराबर उपयोगिता उसको मिल रही है। इसी क्रम में यदि वो चौथी और पांचवी रोटी का उपभोग कर रहा है तो चौथी रोटी के उपभोग से 50 इकाइयों के बराबर उसे कुल उपयोगिता मिल रही है, 10 इकाइयों का उसे त्याग करना पड़ रहा है। इस प्रकार से 40 इकाइयों के बराबर उसे उपयोगिता मिल रही है। यही क्रम में 30 जब पांचवी इकाई का उपभोग करता है तो 30 इकाइयों के बराबर उसे उपयोगिता मिल रही है, 10 इकाइयों के बराबर अनुपयोगिता प्राप्त हो रही है और इस प्रकार 20 इकाइयों के बराबर उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। इस छठी रोटी पर उसको जो है कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है, 10 इकाई है ना, और उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो भी 10 है, तो यहाँ पे 0 इकाइयों के बराबर उसे क्या मिल रहा है, उपभोक्ता की बचत मिल रही है। तो उस प्रकार से कुल उपभोक्ता की कितनी बचत होगी, इसको 90 को जोड़ना है, 70 को जोड़ना है, 60 को, 40 को, 20 को जोड़ेंगे तो हमारा जो टोटल आएगा 280 आएगा, अर्थात उसकी कुल बचत कितनी है, 280 इकाइयों के बराबर है। अब इसे ज्ञात करने का एक सूत्र हमारे दिया है मार्शल ने, सूत्र है कि उपभोक्ता की बचत ये बराबर होती है कुल उपयोगिता, कुल कीमत कह सकते हैं इसको, कुल उपयोगिता, पहले तो हम इकाइयों में बता रहे हैं आपको, माइनस कुल उपयोगिता माइनस उपभोग की इकाइयां गुना कीमत। ये सूत्र याद कर लीजिए आप, इस सूत्र के द्वारा आप उपभोक्ता की बचत को ज्ञात कर पाएंगे। जैसे कुल उपयोगिता हमारी कितनी है, इसका टोटल कर लीजिए, 180, 250, 300, 340 और यहाँ पर ये 60, इस 340 से 60 को घटाएंगे 280 आ जाएगा, तो 340 माइनस उपभोग की इकाइयाँ कितनी है 6, कीमत कितनी है 10 अर्थात 60। अब इसको जब घटाएंगे
तो क्या आएगा 280। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत ये हमें इस सूत्र से मिल जाएगी। तो आपको ये तालिका समझ में आ गई होगी ढंग के साथ। अब रेखा चित्र की सहायता से हम आपको उपभोक्ता की बचत की व्याख्या समझाते हैं। ये देखिए साथियों, आप भी ऐसी बनाइएगा चित्र। हमारे हाथ से रेखाएं तिरछी हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप से ना हो, ठीक है। यहां ये OX अक्ष है और ये OY अक्ष है, ठीक है। इसको आधार रेखा कहते हैं, इसको कोटि रेखा कहते हैं। ये आधार रेखा है, ये कोटि रेखा है। OX अक्ष, OY अक्ष। इस पर हम रोटी के उपभोग की इकाइयां लिख रहे हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी रोटी की इकाइयों का हम उपभोग कर रहे हैं वो सब यहाँ दिखा रहे हैं। प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता को और सीमांत उपयोगिता को यहाँ दिखाएंगे। प्राप्त कुल उपयोगिता ऑब्लिक सीमांत उपयोगिता। ये आपको OY अक्ष पर प्रदर्शित करना है। यहां पे आप लिख दीजिए इकाइयों में। इकाइयों में अगर आप मुद्रा में माप रहे हैं, रुपए में माप रहे हैं तो रुपया इकाई होगा, डॉलर में माप रहे हैं तो डॉलर इकाई होगा, मार्क, येन, पौंड जिसमें भी आप माप रहे हैं तो मापक की इकाई जो है वो जो भी आप रखना चाहिए, ठीक है। बहुत बार हमारे बच्चे ये नहीं समझ पाते इकाई क्या चक्कर है। भाई इकाई, मापन की इकाई क्या है। जैसे कपड़े को मापना है, किससे मापेंगे? मीटर से। तो मीटर एक इकाई है। जैसे दूध को मापना है तो दूध को मापने के लिए लीटर एक इकाई है। किसी वस्तु के भार को मापना है तो किलोग्राम भार के लिए है, मापन इकाई है। समझ गए ना इकाई। अब जैसे किसी वस्तु की उपयोगिता को मापना है तो कैसे मापोगे? बोले साहब इसमें क्या बड़ी बात है, आप उपयोगिता को मापना चाहते हैं मुद्रा में माप दीजिए। अरे मुद्रा में उपयोगिता को हम माप सकते हैं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल उपयोगिता को मुद्रा में हम माप सकते हैं। जैसे किसी ब्रेड के लिए हम 2 रुपए देते हैं तो उस ब्रेड की उपयोगिता हमारे लिए 2 रुपए के बराबर, सही है, कोई बुराई नहीं। लेकिन बेटा क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे जैसे हमारे पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, अब ये 100 रुपए हम खर्च करते चले जा रहे हैं। 10 कर दिए, फिर 10 कर दिए, फिर 10 कर दिए, फिर 10 कर दिए, है ना। और इस प्रकार से ये 10-10 रुपए करके हम खर्च करते चले जा रहे हैं। तो जेब में जो मुद्रा है वो कम होती चली जा रही है। पहले जो है 90 रह गई, फिर 80 हो गई, फिर 70 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर 50 हो गई। जैसे जैसे मुद्रा जेब से खिसक रही है, मुद्रा की उपयोगिता बढ़ रही है। और जैसे जैसे वस्तु हमारे पास में आ रही है, मान लीजिए 10 रुपए का एक पेन है, ठीक है, तो 10 रुपए का एक पेन आ गया। 10 रुपए का दूसरा पेन तो 2 पेन हो गए, तीसरा पेन 3 पेन हो गए, चौथा पेन 4 पेन हो गए। तो पेनों की उपयोगिता हमारे लिए घट रही है और जबकि मुद्रा की उपयोगिता बढ़ रही है। समझ में आ गया? क्योंकि द्रव्य की सीमांत उपयोगिता समान नहीं रहती है। अर्थात जैसे जैसे मुद्रा हमारे पास कम होती चली जाती है, द्रव्य की सीमांत उपयोगिता अर्थात मुद्रा, अब यह द्रव्य मत लिख देना ऐसे, ये नहीं कह रहा मैं द्रव्य बोल रहा हूं। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है द्रव्य से आप क्या समझते हैं, द्रव्य के कार्यों की व्याख्या कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो द्रव्य का अर्थ होता है मुद्रा। क्या होता है? मुद्रा। और मुद्रा को अंग्रेजी में कहते हैं मनी। समझ आ गया? तो द्रव्य की सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को हम खर्च करते हैं, द्रव्य की सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है, वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अब जो हमारा पैमाना है, मापक इकाई है,
जब वो घटता है बढ़ता है तो कैसे सही सही मापोगे? तो मुद्रा के द्वारा, हालांकि तुष्टिकोण को सही सही नहीं मापा जा सकता, लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जो कहते हैं कि मुद्रा के द्वारा उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो यहाँ पे ये भी एक मान्यता है इसकी उपयोगिता के, जैसे कहिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो मान्यता है वही यहाँ पे मान्यता है। अब देखिए ना, ये 10 इकाई, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अब देखिए पहली इकाई पर 100 इकाइयों के बराबर उपयोगिता मिल रही थी, तो यहाँ पे ये ऐसे इस तरीके से ये आप लगा देंगे। दूसरी इकाई से 80 इकाइयों के बराबर उपयोगिता मिल रही थी, तो इस तरीके से ये निशान लगा देंगे, है ना। और इसको हम बना लेंगे बिंदु रेखीय प्रदर्शन में, ठीक है। यह एक चित्र बन रहा है। तो ये पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई पर थी 50, 70, तो ये 70 हो जाएगी, ठीक है। आप इसको सीधा बनाएंगे 70। चौथी इकाई पर थी कितनी? 50, तो आप 50 लगाएंगे। पांचवी इकाई पर है 30, तो 30 लगाएंगे। छठी इकाई पर है, चलिए 20 मान लेते हैं, वहां पे 10 लिखा था हमने, यहाँ हम 20 मान लेते हैं, ठीक है। और सातवीं इकाई पर है 10। तो ये जो हमने चित्र बनाया है, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक इकाई के बराबर हमें त्याग कितना करना पड़ रहा है? 10 इकाइयों के बराबर। ये तो हो गया सीमांत उपयोगिता, ठीक है। और उसके ऊपर जो भी हमें मिल रहा है, ठीक है, ये भरा हुआ भाग जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये है उपभोक्ता की बचत। समझ में आ गया होगा? तो ये रेखा चित्र बन चुका है। ये तो सीमांत उपयोगिता है, जो खाली में जहां नीचे 10 इकाइयों के बराबर, यहाँ तक तो सीमांत उपयोगिता है, प्रत्येक रोटी के लिए देना ही है। उसके ऊपर ये बचत है, जैसे यहाँ पे 10 दे रहे हैं, 90 इकाइयों की बचत, यहाँ पर 70 इकाइयों की बचत, यहाँ पर 60 इकाइयों की बचत, यहाँ पर 40 इकाइयों की बचत, यहाँ पर 20 इकाइयों की बचत, यहाँ पर 10 इकाइयों की बचत, और यहाँ पर 0 इकाइयों की बचत। इन सबको जोड़ देंगे तो कुल उपयोगिता आ जाएगी। सूत्र क्या है हमारा? कुल उपयोगिता, यानी क्या कहेंगे, उपभोक्ता की बचत ये बराबर होती है, किसके बराबर होती है? यानी कुल उपयोगिता माइनस सीमांत उपयोगिता, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, यानी कि क्रय की जाने वाली इकाइयां गुणा कीमत, ठीक है। कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 90, 160, 220, 260, 290, ठीक है। लिख लीजिएगा 10, 30, 70, 130, 130, 290 हो गया, माइनस घटाएंगे, कुल कितनी इकाइयां प्रयोग कर रहे हैं? 7, कीमत है कितनी? 10, तो 70 घट जाएगा,
220 इकाइयाँ उपभोक्ता की बचत हो जाएगी। ठीक है, तो हमने आपको परिभाषा बताई, उपभोक्ता की विचार का बताया, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगे हम बताएंगे आपको उपभोक्ता के बचत के महत्व।